नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम विगत वर्ष के प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और किस विषय को लेकर, नाटक एवं एकांकी में जो भी विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और ये क्लास UGC नेट, TGT, PGT और जितने भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सहायक सिद्ध होगी। तो नाटक और एकांकी में अंतर समझते हैं। आरंभ से नाटक जो है उसका प्रयोग या फिर उसको हम भरत मुनि के समय से ही जानते हैं, ठीक। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में नाटक को स्थापित किया। और भरत मुनि के समय क्या है, दूसरी शताब्दी माना जाता है। और उनकी रचना है नाट्यशास्त्र, जिसमें उन्होंने नाटक को पंचम वेद के रूप में स्थापित किया। तो नाटक का प्रचलन पौराणिक काल से ही संबंधित है। वहीं एकांकी जो है वह क्या है, आधुनिक युग की देन है। और मैं यह क्या बता रही हूँ, तो ध्यान में रखेंगे, हम नाटक एवं एकांकी में अंतर जान रहे हैं, ठीक। नाटक से एकांकी में शिफ्ट हुआ जो हमारा हिंदी साहित्य कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, उस पर हम बात कर रहे हैं। नाटक चूँकि मैंने बताया कि बहुत पहले से चला आ रहा है और एकांकी जो है वो आधुनिक युग की देन है। और क्यों, नाटक में जो है ये ध्यान में रखेंगे कि समय लगभग 3-4 घंटे नाटक को करने में, उसका मंचन करने में लगता था। और उसको देखने वाले लोगों को लगभग कितने घंटे देखना पड़ता था, 3 से 4 घंटे का समय लगता था। किंतु आधुनिक युग में जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते जा रहा है उसके पास क्या होता जा रहा है, समय की किल्लत होते जा रही है, ठीक। उतना समय नहीं होता है उन लोगों के पास कि बैठ के लोग 3-4 घंटे दे पाएँ। उसी तरह देख रहे हैं आज, अब हम आधुनिक युग में अगर हम हैं तो वैसे ही देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स का ज़माना आ रहा है। क्यों आ रहा है, और उसमें सीरीज़ आती है, वेब सीरीज़ करके आती हैं, तो वो कितने 40-50 मिनट का होता है, जो मूवी को छोड़ रहा है पीछे, जो 3 घंटे की मूवी जो बनती है उसको पीछे छोड़ रहा है, ठीक। उसका प्रमुख कारण क्या है, आज लोगों के पास समय नहीं है उतना, और जितना समय है लोग उसमें आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं से उद्भव हुआ है एकांकी का। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और कुछ अंतरों पर बात कर लेते हैं। तो नाटक में ध्यान रखना है कि 3 से 5 अंक होते हैं। कितने, 3 से 5 अंक होते हैं नाटक में। अब मुझे ये बताइए कि अगर जयशंकर प्रसाद के संबंध में बात करें तो 3 अंक किस में हैं, तो 3 अंक हैं उनके ध्रुव स्वामिनी नाटक में। फिर 4 अंक किस में हैं, 4 अंक हैं उनके चंद्रगुप्त नाटक में, और 5 अंक है उनका स्कंदगुप्त नाटक में, ठीक। तो 3 से 5 अंकों का क्रम ही रहता है नाटकों में। और उसके बाद 3 से 5 अंक के बीच जो दृश्यों का विभाजन होता है, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें 4 अंक है और साथ ही 44 दृश्य योजना है। वैसे ही स्कंदगुप्त नाटक जिसमें 5 अंक है, किंतु उसमें जो है 34 दृश्य हैं। इस तरह दृश्य बटे हुए हैं, ठीक। तो जैसा मैंने बताया, अंक होते हैं 3 से 5 अंक होने चाहिए उसमें, और अंक किस में बटे होते हैं, दृश्य में। लेकिन एकांकी के संबंध में अगर मैं बात करूं तो एकांकी में कितने अंक होते हैं, केवल 1, ठीक। इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा हुआ है, एकांकी। 1 अंकों का होता है, इसलिए नाम ही है एकांकी, ठीक। अब जिसने इस बात को समझ लिया तो ये उनको समझ आ जाएगा कि नाटक में और जो एक अंतर हुआ हमारा। अब दूसरे अंतर की बात करूं तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, समय अधिक है तो पात्र भी अधिक होंगे, ठीक। पात्रों की संख्या अधिक होती है, वहीं एकांकी में पात्र की संख्या सीमित होती है। नाटक में कथा का फैलाव अधिक होगा, समय अधिक है तो कथा का फैलाव भी अधिक होगा, और एकांकी का समय जो है सीमित है तो कथा जो है संक्षिप्त होगी, ठीक। तो ये सभी हुए मूल अंतर। तो क्या क्या प्रश्न बने हैं, आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा नाटक और एकांकी में अंतर। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर, और क्लास को लाइक कर दिया करिए आप लोग, शेयर कर दीजिए
अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को और लाइक कर दिया करिए चैनल को। तो पहला है, निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। जो जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है, तो इन जितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में लबरधोधो जो है ये जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है वो थोड़ा पढ़ लेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठती हैं, स्थायी रूप से रहती हैं। लबरधोधो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबरधोधो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित है। जीपी श्रीवास्तव का नहीं है बल्कि बद्रीनाथ भट्ट का है। और ये क्या है ये भी ध्यान रखना है, प्रहसन है। ठीक। और हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है एक रचना, किस नाम से, तो अंधेरे, तो वो है नाटक, भारतेंदु का एक नाटक लगा हुआ है। ठीक। तो वह भी जो है उसमें भी वह भी क्या है, तो वह भी है प्रहसन। और क्या नाम है नाटक का, तो अंधेर नगरी। जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी तथा मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। ध्यान में रख लेंगे। जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन के क्या नाम है, तो उलटफेर, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत। ये सभी जो प्रहसन है किसके द्वारा रचित है, जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं, पहला मौलिक नाटक। तो ध्यान में रखेंगे कि किसे मानते हैं, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती को मानते हैं वो पहला नाटक। और किस प्रकार का नाटक, मौलिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु कृत वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती को मानते हैं। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक हैं। कौन कौन से उनके अन्य मौलिक नाटक हैं, मौलिक नाटक जो उस नाटक को कहते हैं जो उन्होंने स्वयं रचना की है, किसी का अनुवाद नहीं है उसमें और ना ही किसी का उसमें छाया अनुवाद है। ठीक। तो वह कौन कौन से नाटक है जो भारतेंदु के स्वयं के नाटक हैं, उनके विचार हैं, तो वह है चंद्रावली, विस्मय, विस्मौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, जो कि अधूरा है। ठीक, अधूरा नाटक था उनका, पूरा नहीं कर पाए थे। जबकि कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल, ये पूछा जाता है, दोनों इम्पॉर्टेंट नाटक है। ये भी किसका है, तो कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल, यह है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक। ठीक, ध्यान में रख लेंगे, कई बार पूछा गया है कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल, तो किसका है, तो वह है बालकृष्ण भट्ट का। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है, तो ये जिन्होंने अंधा युग को पढ़ा होगा उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जैसे ही पैराग्राफ देखेंगे उनको ये समझ आ जाएगा यह जो रचना है किससे ली गई है, तो अंधा युग नाटक से लिया गया है। अंधा युग नाटक किसका है, धर्मवीर भारती का है अंधा युग नाटक, जो कि कब लिखा गया था धर्मयुग नाटक, तो 1955 में लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है कि अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1955। और ये किस प्रकार का नाटक है, तो यह जो है गीति नाट्य है। यह भी पूछा गया है कई बार, किस प्रकार का नाटक है अंधा युग, तो अंधा युग है एक गीति नाट्य। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है, महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा प्रस्तुत किया गया है।
इसमें कुल कितने अंक हैं? तो इसमें कुल 5 अंक है। और अंकों के क्या क्या नाम हैं? तो पहला अंक का नाम है कौरव नगरी, फिर है दूसरा नंबर पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, ठीक। उसके बाद है चौथा नंबर, ये है हमारा गांधारी का श्राप। और अश्वत्थामा के अर्धसत्य के बाद एक अंतराल आता है, ठीक, और वो पंख, पहिए और पट्टी के नाम से आता है। फिर है गांधारी का श्राप और अंतिम है विजय एक क्रमिक हत्या। इस तरह से ये उसके 5 अंक होते हैं, ध्यान में रखेंगे। पांचों का अंक क्रम बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो ध्यान में रखना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पहला क्या है? पहला हम देख रहे हैं कौरव नगरी। दूसरा क्या है? पशु का उदय। तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य। उसके बाद क्या आता है? तीसरे अंक के बाद आता है हमारा अंतराल। अंतराल का क्या नाम आता है? अंतराल का भी एक नाम रखा है धर्मवीर भारती जी ने, वह है पंख, पहिए और पट्टियां नाम से। फिर चौथा अंक है गांधारी का श्राप और फिर 5वां अंक है विजय एक क्रमिक हत्या। फिर अंतिम है समापन, जिसमें प्रभु की मृत्यु दिखाई गई है, श्री कृष्ण की मृत्यु दिखाई गई है, ठीक। आगे चलते हैं। इसका अंतिम अध्याय समापन, प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। अन्य जो धर्मवीर भारती के नाटक हैं जो पूछे जाते हैं, ठंडा लोहा कई बार पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष सहित ध्यान में रखना है। ठंडा लोहा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952, ठीक। कनुप्रिया जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959, ठीक। और फिर श्राद्ध गीत वर्ष, ये भी 1959। तो कितने? एक तो हमारा हो गया जो हमारे सिलेबस में भी यूजीसी नेट के लगा हुआ है, अंधा युग जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955। उसके पहले है ठंडा लोहा 1952। फिर आता है कनुप्रिया भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। कनुप्रिया 1959, श्राद्ध गीत वर्ष 1959। और फिर है देशांतर भी कई बार पूछा गया है कि किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठीक। वैदिकी हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा है? तो ये मैंने अभी बताया, जिसको मौलिक नाटक माना जाता है, तो वह है यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाता है नाट्य विधा का प्रवर्तक सही अर्थों में? तो वह माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ध्यान में रखेंगे। आधुनिक युग के पितामह भी कहलाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। जितने भी इनके कुल अगर कर लें, मौलिक और अनुदित को जोड़ लें, तो कुल कितने नाटक हैं? 17। भारतेंदु के मौलिक नाटक ध्यान में रखेंगे। भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? विस्मय विस्मौस्थम, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली और सती प्रताप, जो कि अधूरा रह गया था, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया था। और अनुदित नाटकों में कौन कौन से हैं? तो रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी और सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी, ये सभी उनके अनुदित नाटक हैं। यह भी ध्यान रख लेंगे कि अनुदित नाटक कौन है और उनके मौलिक नाटक कौन है। यह भी पहचान करने के लिए दे देता है कि मिलान करिए कि भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन है और अनुदित नाटक कौन है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। इसके साथ ही इनका पहला नाटक कौन माना जाता है? विद्या सुंदर माना जाता है, जो कि 1868 में लिखा है इन्होंने। और विद्या सुंदर जो कि एक अनुदित नाटक माना जाता है, न कि मौलिक। किस प्रकार का नाटक है? तो अनुदित है।
रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, मोस्ट लगा लीजिए। ऐसे तो सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो देख लीजिए ये कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, UKPSC में पूछा गया है, UPTGT में पूछा गया है। तो क्या बोला जा रहा है कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। तो यह जाहिर सी बात है किसका कथन होगा, यह हमारे जयशंकर प्रसाद महाशय का कथन है। ठीक, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। रंगमंच एक ऐसा साधन है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शक तथा जनमानस तक पहुंचाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि क्या बताया जा रहा है कि रंगमंच एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, जिसके माध्यम से जो देश में व्याप्त है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, वह किस तक पहुँचाया जाता है, जनमानस तक पहुँचाया जाता है। ठीक, यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। क्या, नाटक। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। यही वो कह रहे हैं कि रंगमंच उपयुक्त होना चाहिए नाटक के। ठीक, ना कि हमें नाटक ऐसा लिखना है जो रंगमंच के उपयुक्त हो। और वो कह रहे हैं कि हम जैसा भी नाटक लिखें वो तुम्हारा काम है, या फिर जो रंगमंच का संचालन करते हैं उनका काम है कि वो उसका संचालन किस प्रकार करेंगे। आगे, प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न करते थे। ऐतिहासिक वातावरण, जितने भी इनकी रचनाएं हैं वो राजश्री हो या फिर उनकी कामना नाटक हो, या फिर हमारे जो सिलेबस में लगा हुआ है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामिनी नाटक हो, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, ये सभी क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। लेकिन उसमें समस्या क्या है, तो वर्तमान की समस्या को रखा गया है, और वर्तमान की समस्या को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है जयशंकर प्रसाद ने। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा ध्रुवशामिनी आदि ऐसे ही नाटक हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित करवाना था। मिस्टर अभिमन्यु कई बार पूछा गया है, देख सकते हैं आप कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। मिस्टर अभिमन्यु के नाटककार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है और कई बार पूछा गया है। लक्ष्मी नारायण लाल के बहुत अधिक नाटक हैं जिनमें आपको सभी ऑलमोस्ट याद ही रखना पड़ेगा, कहीं से भी उठा के पूछ लेता है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं और इनके सभी नाटक अपने आप महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अंधा कुआं पूछा गया है कई बार, जिसका प्रकाशन वर्ष 1955। मादा कैक्टस ये भी पूछा गया है कई बार। सूखा सरोवर जो कि 1960 में प्रकाशित है, यह भी पूछा गया है। 3 आँखों वाली मछली जो कि 1960 में प्रकाशित है, यह भी पूछा गया है। कलंकी 1969 में। कर्फ्यू मोस्ट लगा लीजिए, ये कई बार पूछा गया है, जो कि 1972 में प्रकाशित है। सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, ये सभी किसके नाटक हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। और इनके कुछ एकांकी संग्रह हैं। ये एक बात ध्यान में रखेंगे, इनके नाटक विशेष रूप से पूछे जाते हैं, एकांकी इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। पर्वत के पीछे नाटक बहुरंगी, ताजमहल के आंसू। ताजमहल के आंसू को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है 1-2 बार।
मेरे श्रेष्ठ एकांकी, ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं हैं। जिन पाँव सो चलत तुम, लोक वेद की गैल, सोना पाँव या सर धरे, जल है जय है मैल। तो यह जो है पंक्ति किसकी है? तो उक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक, और ये पूछा गया है प्रश्न, तो ध्यान में रखना होगा। उपयुक्त काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म 1900। हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में तथा निधन 1885 में हुआ था। लगभग 35 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया था। तभी इन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली कि एक युग का नाम ही भारतेंदु युग के नाम पर रख दिया गया है ना। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती और सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, ये सभी इनके क्या हैं? मौलिक नाटक हैं, जिसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मल्लिका मोहन राकेश से किस नाटक की पात्र हैं? बहुत फेमस पात्र है ये, जिस कालिदास की प्रेमिका है, और यह आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। इसके कुछ कुछ पुरुष पात्र कौन है? कालिदास, विलोम, मातुल। मातुल कौन? कालिदास के मामा हैं। आदि, ये सभी इसके पुरुष पात्र हैं। और प्रमुख स्त्री पात्र मल्लिका, अंबिका। मल्लिका की माँ का नाम क्या है? अंबिका। प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी कौन? कालिदास की पत्नी। मोहन राकेश जी का जन्म 1925 में हुआ था। इनका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखना होगा। जितने भी हमारे सिलेबस में या फिर प्रसिद्ध जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, क्योंकि वह भी पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? 1925 में, और अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसके अलावा आधे अधूरे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969, माफ़ कीजिएगा, 1969, यह भी कई बार पूछा जाता है। लहरों का राजहंस 1963, यह भी कई बार पूछा गया है। ये सभी उनकी प्रमुख नाटक हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? यह तो मैं पहले ही बता चुकी। जिसमें एक ही अंक होगा वह क्या होगा? एकांकी। ठीक, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों शब्द का समान रूप से व्यवहार होता है। अंग्रेजी में कौन सा शब्द का? वन एक्ट प्ले। हिंदी के प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट, जो कि 1930 में लिखा है उन्होंने, एक घूंट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। तो ध्यान में रखेंगे, जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार कौन मानते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। क्या मानते हैं? पहला एकांकीकार। और कौन सी एकांकी है उनकी? तो वह है एक घूंट। जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930। उसी प्रकार रिपोर्ताज अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। रिपोर्ताज यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण, डायरी लेखन आदि यह भी पूछा जाता है। रिपोर्ताज जो है वह फ्रेंच शब्द है, ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्ताज है। पहला रिपोर्ताज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित। आत्मकथा, जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है। आत्म है, आत्म ने अपना, तो अपनी कथा कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार स्वयं कह रहा है, तो वह क्या है? आत्मकथा है। जैसे कि मुर्दहिया, जिसको स्वयं कहा है किसने? तुलसी राम ने। इसका नायक या लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाती है। और एक तरह से पहली आत्मकथा कौन सी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है।
डायरी, डायरी लेखन के संबंध में देख लेते हैं। अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। चूँकि इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दैनंदिनी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं लोग, जिसको बहुत से लोग डायरी लेखन के शौकीन होते हैं, जो उनके जीवन में 24 घंटे में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उसको वो नोट करते हैं। तो ये प्रतिदिन की घटनाएं दर्ज की जाती हैं, इसलिए इसको दैनंदिनी भी कहते हैं। किसको? तो डायरी को। आगे चलते हैं। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। यह पंक्ति कहाँ से है? तो यह पंक्ति भारत दूरदर्शन से है। ठीक, और ये कितनी बार पूछा गया है देख सकते हैं। पीजीटी, एलटी ये सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कहाँ से लिखाया गया है? तो ये भारत दूरदर्शन नाटक से लिया गया है, जिसका कि एक तरह से मैं कहूँ प्रकाशन वर्ष क्या है भारत दूरदर्शन का? तो भारत दूरदर्शन का प्रकाशन वर्ष है 1980। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि भारत दूरदर्शन के प्रकाशन वर्ष के संबंध में 2 मत मिलते हैं। ठीक, लेकिन अधिकतर मान्यता जो है इसी को मिलती है कि 1880 ही इसका प्रकाशन वर्ष है। किसके अनुसार? तो वह है रामचंद्र तिवारी और नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वारा। वो कितना मानते हैं? 1880 मानते हैं। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी कितना मानते हैं? यह भी ध्यान में रख लेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं इसको मानते हैं 1876 में लिखित नाटक। ठीक, भारतेंदु की समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। विद्या सुंदर को पहला नाटक माना जाता है, जो कि कैसा है? अनुदित है और 1868 में प्रकाशित है। कुछ मौलिक नाटक ये सब भी तो हम पढ़ चुके हैं। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वह है गोविंद बल्लभ पंत। सुहाग बिंदी से विशेष रूप से ययाति पूछा जाता है, तो वह किसका है? गोविंद बल्लभ पंत की क्या है? नाटक है। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के नाटककार गोविंद बल्लभ पंत है। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। किस प्रकार के नाटक है? सामाजिक एवं पौराणिक नाटक। कौन से? सुहाग बिंदी और ययाति। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया। कौन सा? तो कोहिनूर का लुटेरा। अब कई बार मंचित किया गया है, तो ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसका है? तो वह है गोविंद बल्लभ पंत का। बलि का बकरा नाटक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, यह भी कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, कौन सी? अंगूर की बेटी, कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। वरमाला, राजमुकुट, ये सभी उनके नाटक हैं। इसके अलावा उदय शंकर भट्ट ने भी चंद्रगुप्त मौर्य करके एक रचना लिखी है, ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य है इनकी रचना, और जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है नाटक वह है केवल चंद्रगुप्त। इसके अलावा विक्रमादित्य, ये सभी, अम्बा एक ध्यान में रख लेंगे, विद्रोहिणी अम्बा करके हैं। ये सभी नाटक किसके हैं? उदय शंकर भट्ट के हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के भी पूछे जाते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन पूछा गया है, जो कि प्रकाशन वर्ष सहित ध्यान में रखेंगे 1934 है। इसके अलावा बस यही पूछा गया है कई बार, रक्षाबंधन। इसके अलावा पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना भी इन्हीं के नाटक हैं, लेकिन रक्षाबंधन विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
क्या करना है, इन रचनाओं को सुमेलित करना है। कर्फ्यू, कर्फ्यू हमने पढ़ा था किसका है, कर्फ्यू है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना। ठीक। खजुराहो का शिल्पी, खजुराहो का शिल्पी किसका है, अगर यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि एक बिंदु अगर एलिमिनेट करना सीखना है, ठीक, परीक्षा में एक बन रहा है तो हम देखेंगे कि बी का 3 नंबर है, तो यहाँ से बी का 3 नंबर खोजते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन कट जाते हैं, वैसे ही 2 का 3 ये तो इसमें है ही नहीं, तो अब बच रहा है सी और डी जिसमें बी का 3 नंबर दिखाया गया है। और खजुराहो का शिल्पी, खजुराहो का शिल्पी जो है वह शंकर शेष की रचना है। ठीक। खजुराहो का शिल्पी जो कि शंकर शेष की रचना है वह कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। कर्फ्यू, कर्फ्यू किसकी रचना है, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। दुलारी बाई मणिमधुकर की रचना है। और ख्याल भारमली हमीदुल्लाह की रचना है या नाटक है। निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। मैंने बताया था कि आपको उनके मौलिक और अनुदित दोनों को ध्यान में रखना है, तो मौलिक नहीं है। भारतेंदु की जो अंधेर नगरी है जो कि 1881 में लिखा गया है, यह तो भारतेंदु के नाटक हैं और मौलिक नाटक है। इसके भारत दुर्दशा जिसका प्रकाशन वर्ष 1880, यह भी भारतेंदु का मौलिक नाटक है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यह तो हम पढ़ चुके हैं, जिसको शुक्ल जी भी मानते हैं मौलिक नाटक, लेकिन कर्पूर मंजरी यह उनका मौलिक नाटक नहीं है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती जो कि 1873 में, भारत दुर्दशा 1880 में, अंधेर नगरी 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियाँ हैं, जबकि कर्पूर मंजरी 1875 में भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचना है, जिसका मूल राजशेखर कविकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। जिसका मूल क्या है, राजशेखर जो कवि हुए हैं उनकी जो कृति है प्राकृत भाषा का नाटक उसका विषय है। इसके अलावा जो उनके अनुदित नाटक हैं कौन कौन से, विद्या सुंदर जो कि 68 में लिखा गया है, धनंजय विजय 73 में लिखा गया है, कर्पूर मंजरी अभी हमने पढ़ा 75 में लिखा गया है, भारत जननी 1877 में, दुर्लभ बंधु 1880, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, मुद्रा राक्षस 1878, सत्य हरिश्चंद्र 1875। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान में रखेंगे क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्य नाटक है। महाकाव्य हमने तो पढ़ा, बल्कि किस प्रकार का काव्य, गीति काव्य है, तो महाकाव्य तो ये है ही नहीं। और महाकाव्य में क्या होता है कि किसी भी महापुरुष की जीवनी जो होती है वह उनके बचपन से लेकर आरंभिक जीवन से लेकर उनकी मृत्यु तक की घटना का वर्णन लगभग होता है महाकाव्य में। ठीक। तो ये कनुप्रिया और अंधायुग गीति नाट्य है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। और इसके अलावा अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, इसमें विजय केवल अंधेपन की ही होती है, बिल्कुल सही बात है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है, तो ध्यान में रख लेंगे कि कनुप्रिया का विषय कौन है, तो राधा कृष्ण है। ठीक। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, बिल्कुल धर्मवीर भारती आधुनिक संवेदना के कवि हैं। ये किस में पूछा गया था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे। इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्य रचना है, ये कथन क्या है, गलत है, सही नहीं है। अंधायुग जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, जिसमें कुल 5 अंग हैं। कुल कितने अंक हैं, तो कुल 5 अंक हैं, 16 पात्र हैं और 15 पुरुष पात्र हैं और एक ही स्त्री पात्र है, और एक स्त्री पात्र कौन है, गांधारी। ठीक। कनुप्रिया जिसका की प्रकाशन वर्ष है 1959, धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है।
कनुप्रिया किस प्रकार का काव्य है? तो यह खंड काव्य है। इसमें उन्होंने कृष्ण की प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदना और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। किसमें? तो वह है कनुप्रिया में। आगे, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? अब ये बहुत ही सरल सहज प्रश्न है। मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है, 1969 में लिखा गया है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। ध्यान में रख लेंगे, किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? तो पूछ लिया जाए तो किस नाटक को मील का पत्थर कहते हैं? तो आधे अधूरे नाटक को। इसके प्रमुख पात्र कौन है? स्त्री पात्र की बात करें तो सावित्री, बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी है, अशोक उसका बेटा है, किन्नी उसकी छोटी बेटी है, फिर मनोज जो कि प्रेमी होता है सावित्री का, बाद में बिन्नी से इसका विवाह हो जाता है। और काले कपड़े वाला 4 पुरुष होता है जो कि महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन। एक ही पात्र 4 पुरुषों का रोल करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 में, ये 1963 में, और ये तो हम पढ़ ही रहे हैं 69 में। पैरों की ज़मीन ये जो है अधूरा रह गया था रात बीतने तक। एकांकी अंडे के छिलके प्रसिद्ध है, ध्यान में रखेंगे। अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? तो अंडे के छिलके एकांकी जो है वह मोहन राकेश की है। बहुत बड़ा सवाल भी उन्हीं की एकांकी है। विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन कौन से हैं? कई बार पूछा गया है विष्णु प्रभाकर के नाटक। डॉक्टर, युगे युग क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरणें, डरे हुए लोग आदि, ये सभी किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर के नाटक है। सिंदूर की होली नाटक किन रचनाकार द्वारा लिखित है? अब ये तो बहुत ही सरल सहज है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है, लेकिन कई बार पूछा गया है, ये देख लीजिए। सिंदूर की होली जिसका के प्रकाशन वर्ष है 1934, जिसमें कितने अंक हैं? तो कुल 3 अंक है। और इसका पात्र है मुरारी लाल, चंद्रकांता नहीं है, ये चंद्रकला है, ठीक, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत, ये सभी पात्र हैं। ये सिंदूर की होली हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया है। जितनी भी रचनाएं लगी हैं यूजीसी नेट में वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ाया गया है, पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में सहायता आपको जरूर मिलेगी। इनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? अशोक, सन्यासी कई बार पूछा गया है, राक्षस का मंदिर भी कई बार पूछा गया है, मुक्ति का रहस्य भी पूछा गया है, गणोध्वज, नारद की वीणा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर, ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक है। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी जो है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है, ध्यान में रखेंगे। क्या? मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित है? किशोरीलाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किशोरीलाल द्वारा लिखित नाटक है। उनके अन्य नाटक में चौपट चपेट और प्रणयनी परिणय भी है। किसका है? परिणयनी परिणय और चौपट चपेट, तो यह किशोरीलाल गोस्वामी की है। गोपाल राम गहमरी जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का एक तरह से कहोगे प्रवक्ता, ठीक, इन आर्थर कारण डायल से हम इनकी तुलना करते हैं और जासूसी उपन्यासों को इन्होंने शिखर तक पहुंचाया। देश दिशा और बहुत से किले में खून, जासूस पर जासूसी, इस तरह के अनेक इनके उपन्यास हैं। और इनका नाटक क्या नाम है? देश दशा, ये क्या है? उनका नाटक है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक नल दमयंती, स्वयंवर, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक हैं बालकृष्ण भट्ट के। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास मिलन तथा सरस्वती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित
एकांकी कौन सा है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक घूट, जिसको नागेंद्र मानते हैं पहली एकांकी, जो कि आधुनिक ढंग की पहली एकांकी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में लिखा, जो कि एकांकी है। रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद में ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसकी पहली एकांकी है। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट और बादल की मृत्यु, जो कि बादल की मृत्यु जो है वो पाश्चात्य नाट्य विधान से प्रभावित है, और किसकी रचना है? तो वह है रामकुमार वर्मा की। विद्वानों में मतभेद है, मैं पहले ही बता चुकी। डॉक्टर सत्येंद्र किसे मानते हैं? डॉक्टर सत्येंद्र वह मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सत्येंद्र किसको मानते हैं? डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। क्या? प्रथम एकांकीकार। ठीक, सत्येंद्र भारतेंदु को। रमानाथ सुमन रामकुमार वर्मा को मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र सोमनाथ गुप्ता और अज्ञे, ये किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। नागेंद्र और अज्ञे विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, किसे मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को। रामकुमार वर्मा को कौन मानता है? रमानाथ सुमन। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन मानता है? डॉक्टर सत्येंद्र। क्या? प्रथम एकांकी। हिंदी की प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है। प्रथम जो मंचित किया गया है कोई नाटक, तो वह मंचित नाटक कौन है? तो वह है जानकी मंगल। इसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। जो जानकी मंगल, जो कि पहला मंचित है नाटक, तो उसके लेखक कौन है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तथा एक इंद्र सभा नाटक है, वह क्या है? एक ओपेरा नाटक है। ओपेरा मतलब गीति नाट्य। ठीक, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन, बूढ़े मुँह मुहासे कई बार पूछा गया है, राधाचरण गोस्वामी की रचना है। ठीक, और यह क्या है? तो प्रहसन है। बूढ़े मुँह मुहासे किसका प्रहसन है? तो राधाचरण गोस्वामी का प्रहसन है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं। कौन? हिंदू और मुस्लिम दोनों बूढ़े मुँह मुहासे जो रचना है उसमें एक साथ विरोध करते हैं जमींदारों का, और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी के अन्य जो नाटक हैं वह है तन मन धन गुसाई जी को अर्पण, पूछा गया है कई बार। प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी है? कली कौतुक रूपक, यह भी पूछा गया है। तो यह नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक, भीष्म शाहानी के नाटकों के विषय में कौन सी विशेषताएं हैं? भीष्म शाहानी के नाटकों में कौन सी हमें विशेषताएं मिलती हैं, वह पूछा जा रहा है। यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। इसके बाद है भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो इसमें क्या मिलता है भीष्म शाहानी के नाटकों में? भीष्म शाहानी की दो रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी हैं, वह कौन कौन सी हैं? एक तो कहानी है अमृतसर आ गया, और दूसरा है एक तमस उपन्यास। तो उसमें क्या देखेंगे हम? तो दोनों ही नाटक जो है भारत विभाजन के बाद क्या परिस्थितियां रहीं भारत में, उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो उसमें भारतीय नारी की पीड़ा हमें उतनी प्रभावी हमें इसमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक, हमें नारी की पीड़ा नहीं बल्कि एक तरह से देश की पीड़ा हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, और साथ ही पुनरुत्थानवादी भी वो नहीं रहे हैं। भीष्म शाहानी के नाटकों की विशेषताओं में तो भारतीय नारी की पीड़ा की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलेगी उनके नाटकों में। ठीक,
और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति भी हमें इनके नाटकों में देखने को मिलेगी, ध्यान में रख लेंगे। तो उनके कौन कौन से नाटक हैं पूछा जाता है, तो नहुस कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित है, पूछा गया है। माधवी, यह भी पूछा गया है, 1985 में है प्रकाशित। मुआवजे, जो कि 1993 में है, यह भी पूछा गया है। रंग दे बसंती चोला, यह भी पूछा गया है। और आलमगीर, यह भी पूछा गया है। ये सभी को प्रकाशन वर्ष के साथ ही ध्यान में रखेंगे। रंग दे बसंती चोला, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1998, प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रख लीजिएगा। और आलमगीर 1999। कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। तो वह कौन सा नाटक है? वह है सूरदास, ठीक, जो कि प्रेमचंद्र के कहाँ से लिया गया? यह सूरदास जो पात्र है उनके उपन्यास रंगभूमि का पात्र है, ठीक। वहीं से उन्होंने सूरदास नाटक लिखा है। किसने? अब वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित नाटक सूरदास प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि का पात्र सूरदास पर आधारित है। जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के कौन कौन से नाटक हैं देख लीजिए। युगे युगे क्रांति पूछा गया है। युगे युगे क्रांति किसकी है? तो वह है विष्णु प्रभाकर की, ठीक, 1969 में है। टूटते परिवेश 1974 में। कुहासे और किरण 1975 में। डरे हुए लोग 1978 में। वंदिनी, प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ कुछ प्रकाशन वर्ष जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार हैं कौन? तो वह है लाला श्रीनिवास दास, ठीक। और ये सभी तो भारतेंदु के पूर्व के नाटककार हैं। ये सभी भारतेंदु युग के नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण प्रेमी, ठीक। ये सभी कौन है? भारतेंदु युगीन नाटककार। और जो भी वृंदावन लाल वर्मा है, प्रसाद है, ये सभी कौन है? ये सभी भारतेंदु युगीन उत्तर नाटककार हैं, ठीक। कौन सा गीति नाट्य नहीं है? गीति नाट्य करुणालय इनका गीति नाट्य है। अनघ इनका गीति नाट्य है। सुमित्रानंद धर्मेंद्र भारती का जो अंधा युग कब से मैं बोल रही हूँ, यह भी गीति नाट्य है। और यह जो सुमित्रानंद पंत की ज्योत्सना है, यह क्या है? गीति नाट्य नहीं अपितु प्रतीकवादी नाटक है, ठीक। सुमित्रानंद पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद की प्रथम मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहते हैं। किसको? तो वह है सुमित्रानंद पंत कृत पल्लव की भूमिका को क्या कहते हैं? तो छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य है। इनकी रचना 1913 में हुई। करुणालय का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913, जो कि क्या है? गीति नाट्य। और अनघ जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, वह भी एक गीति नाट्य है। धर्मेंद्र भारती का अंधा युग भी गीति नाट्य है, ठीक। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक वह कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद है, जो कि असंगत नाटककार के जनक माने जाते हैं। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक या एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य नाटक कौन से हैं? आज़ादी की नींव, सिकंदर, ये सभी उनके अन्य नाटककार हैं। किसके? भुवनेश्वर प्रसाद के। तांबे के कीड़े जो कि प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946, ठीक। तांबे के कीड़े नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध की से उत्पन्न
संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि 46 का नाटक है तो 39 से तो शुरू ही हुआ था, तो इसमें किसका वर्णन हमें मिलेगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध का। भारतेंदु तांबे केड़ हुआ। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास की काल्पनिक जीवन वृत्त को आधार बनाकर लिखा गया है। और इसके अलावा है राम कुमार वर्मा, आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 के बाद रचित बादल की मृत्यु जो कि पाश्चात्य ढंग से प्रभावित इनकी एकांकी है राम कुमार वर्मा की, पहली जो कि एकांकी मानने की श्रेणी में इसको सम्मिलित किया जाता है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस पूछा गया है कई बार, ठीक। 1959 में यह लिखा गया है मादा कैक्टस, कई बार पूछा गया है। अंधा कुआं 1955, यह भी कई बार पूछा गया है। सूखा सरोवर 1960, प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल के सभी नाटकों का। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित रचना कौन सी है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन, ठीक। यह सब तो मैं बता चुकी। नंद और सुंदरी की कथा है लहरों के राजहंस में, बस इतना जानते रहिए, इससे ज़्यादा यहाँ जानने जैसा कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम सब पहले ही जान चुके हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? क्या? दुर्गा पूछा गया है यूपीपीएससी जीआईसी में। दुर्गा एकांकी नाटक जो है उदय शंकर भट्ट की रचना है। विद्रोहिणी अम्बा आदि हम इनकी रचनाएं पढ़ चुके हैं पहले ही। और यह क्या है? दुर्गा एकांकी है। किसकी एकांकी है? तो वह है उदय शंकर भट्ट की। उदय शंकर भट्ट की अन्य एकांकी एक ही कब्र में, 10,000 नेता 1935, ये सभी महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हैं हम। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी में भोर का तारा याद रखेंगे। किसकी एकांकी है भोर का तारा? तो वह है जगदीश चंद्र माथुर की। कलिंग विजय ध्यान में रखेंगे। रीढ़ की हड्डी ध्यान में रखेंगे, पूछा गया है कई बार, ठीक। इसके अलावा कबूतर खाना ध्यान में रखेंगे, क्या है? ये सभी एकांकी है और जगदीश चंद्र माथुर की है। शारदिया भी ध्यान में रखना है, जो मैं बता रही हूँ वही महत्वपूर्ण है। भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, कबूतर खाना, शारदिया, ये सभी जगदीश चंद्र माथुर की महाप्रसिद्ध एकांकी हैं। उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी जो विशेष प्रसिद्ध है, लक्ष्मी का स्वागत विशेष रूप से प्रसिद्ध है उपेंद्रनाथ अश्क का। जोंक प्रसिद्ध है। स्वर्ग की झलक प्रसिद्ध है, ठीक। ये सभी इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। इसके अलावा तो अन्य एकांकी हैं। इसके अलावा सेठ गोविंद दास, इनकी स्पर्धा, मानव मन मैत्री, वह मरा क्यों, ये सभी सेठ गोविंद दास की रचनाएं हैं। बुद्ध की एक शिष्या, तप्त रश्मि, एकादशी, पंचभूत, ये सभी गोविंद दास की रचनाएं हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। यह कौन? तो अंधा युग से लिया गया है, धर्मेर भारती की। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो वह भारतेंदु नाटक मंडली, जो कि मैंने बताया कि राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, ये सभी भारतेंदु मंडल के कवि में सम्मिलित हैं। तो उनके द्वारा अभिनीत पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाट्य मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख हैं। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। ध्यान में रखेंगे, कहाँ भारतेंदु ने नेशनल थिएटर की स्थापना की?
तो भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विधवा संताप नाटक किसका है? तो काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर ही खेला गया था। कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा नाटक था जो भारतेंदु के घर पर खेला गया था, तो वह कौन सा नाटक है? वह है बाल विधवा संताप। और किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो वह है काशीनाथ खत्री द्वारा लिखित नाटक। भारतेंदु ने नाट्य निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारत जननी जो कि उनका अनुदित नाटक है, भारत जननी 1877 में, यह पहला मौलिक ओपेरा नाटक। ये ध्यान में रखेंगे, इन मौलिक नाटक है। ठीक, भारत जननी किस प्रकार का? ओपेरा। भारत दुर्दशा यह पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। राजनीतिक नाटक है कौन सा? भारत दुर्दशा। और ओपेरा नाटक है वह कौन? भारत जननी। ठीक, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर की नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक माना जाता है रघुकुल रीत। ठीक, मिस्टर अभिमन्यु यह तो हम पढ़ चुके हैं। मिस्टर अभिमन्यु जो है वह लक्ष्मी नारायण लाल की द्वारा कृत नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र जो है यह युग्म सही नहीं है। गोपा का दान यह विनोद रस्तोगी का है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक जो है वह कोणार्क 1951 में रचित है, पूछा गया है। कोणार्क, शारदिया जो कि 1959 में लिखा हुआ है, पहला राजा 1969 में लिखा गया, रघुकुल रीत, ये सभी जगदीश चंद्र माथुर की के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं 55 में, मादा कैक्टस ये सभी तो मैं पहले ही बता चुकी। मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र की जो नाटक हैं वह है अशोक, सन्यासी, गरुड़ध्वज, चक्रव्यूह, ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के। विनोद रस्तोगी, कोपा का दान, फिसलन और पाँव, आज़ादी के बाद, सराय के अंदर, ये सभी विनोद रस्तोगी के नाटक हैं। बकरी नाटक के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत ही व्यंग्य भरा हुआ है बकरी जो नाटक है, जो 1974 में लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो यह किस परीक्षा में पूछा गया है? तो यह 2021 में पूछा गया है, ध्यान में रख लेंगे। ठीक, तो बकरी नाटक जो है स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बता चुकी। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया। ठीक, ये मैंने बताया कि नाटक है इसमें नौटंकी भर भर के हमें मिलेगा देखने को। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित है और सही है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नाटक है। और किस प्रकार के नाटककार हैं? तो जनवादी नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ध्यान में रखेंगे। किस प्रकार के नाटककार हैं? जनवादी। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबाद हैं। इनके 3 नाटक, बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। बकरी नाटक जो है 1975 में प्रकाशित हुआ। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेती हूँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो तो 74 है। बकरी नाटक
इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखेंगे 75 नहीं है, ठीक, 1974 है, ठीक। और यह जो है आपातकाल के 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ, तो कितना हुआ 74, ठीक। और ये कितने अंकों में विभाजित है, 2 अंकों में विभाजित नाटक है, 2 अंकों में है, प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं, 2 अंक हैं और 1 और 2 और 3-3 करके इसमें दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। किस शैली में, उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य और आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। किस नाटक में, बकरी सॉरी। अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है। युत्सु जो कि किसकी तरफ से लड़ता है, कौरवों का भाई होता है, लेकिन ये पांडवों की ओर से लड़ता है। उसको किसकी चिंता है, तो उसको मानव भविष्य की चिंता है, ठीक। आगे चलते हैं। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं। यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग का विशेष स्थान है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बहिर्द्वंद और आंतरिक द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करते, तो पूरा ही गलत है, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 18वें अंधा युग में जो है, यहाँ पर एक बिंदु ध्यान में रखना है, 18वें दिन की कथा से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक की घटना का वर्णन है, ठीक। तो यहाँ से ये बिंदु अगर ध्यान में नहीं रखा जाए तो गलत होने की संभावना है, हो सकती है, ठीक। केवल 18वें दिन की कथा का वर्णन नहीं है, बल्कि 18वें दिन से लेकर के कृष्ण की मृत्यु तक का हमें चित्रण इसमें देखने को मिलता है। किस नाटक में, अंधा युग में, ठीक। और कितने अंक हैं, तो इसमें कुल 5 अंक हैं। 5 अंक का तो मैं पहले ही नाम बता चुकी हूँ, आप लोग कमेंट में बता दीजिए मुझे 5 अंक का क्रम से नाम, साथ ही अंतराल भी उसमें है, तो वह भी मुझे अंतराल भी बताना है आप लोग को लिख के, ठीक। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बता चुकी 18वें दिन की कथा नहीं है, बल्कि महाभारत के अंतिम दिन से लेकर कृष्ण की मृत्यु तक की कथा है, ठीक। यह ऑप्शन सही नहीं है, आंतरिक और बहिर्द्वंद हमें देखने को मिलेगा इसमें। इसका कथानक महाभारत युग की अंतिम दिन पर आधारित है, ठीक। 18वें दिन की नहीं, अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्र में अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, प्रहरी 2 भी आता है एक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, बलराम, कृष्ण, ये सभी पात्र हैं। और एकमात्र स्त्री पात्र है गांधारी। जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजान समाज, ऐसे ही आपो ना से जैसे चौपट राज। अंधेरी नगरी में किस चरित्र से इस काव्य संवाद को कहलवाया गया है, तो यह जो है महंत से, ठीक, महंत से कहवाया गया है। और यूजीसी नेट ने गुरु को भी माना था और महंत को भी माना था, ठीक। तो दोनों ध्यान में रखेंगे। उपयुक्त काव्य संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1881 में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की, एक मिनट, इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर
अंधेर गर्दी जो है उस पर तीखा व्यंग्य करती है यह नाटक। अंधेर नगरी नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री सभी केंद्रीय पात्र हैं। और कुल कितने अंक हैं, और ये ध्यान में रखेंगे कि अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा ये दोनों नाटक के जितने भी अंक हैं उसको पूछा गया है कई बार। तो पहला अंक क्या है, भारत दुर्दशा का भी जानेंगे और अंधेर नगरी का भी जानेंगे। अंधेर नगरी का पहला अंक क्या है, तो पहला अंक है हमारा किस नाम से, बाह्य प्रांत। आप इसको दिमाग में छाप लीजिए कैसे भी करके, ठीक। बाह्य प्रांत ये पहला है। दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल, चौथा है राजसभा, पांचवा है हमारा अरण्य, ठीक। और हमारा छठा और अंतिम 6 अंक है कुल, और छहों का क्रम पूछता है तो ध्यान में रखेंगे। और हमारा छठा है, छठा किस नाम से है, शमशान, ठीक। क्या हो जा रहा है भाई, वह है शमशान नाम से, ठीक। 6 अंक को क्रम से ही ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और नाटक लगा है भारत दुर्दशा, उसका भी पूछा जाता है और क्रम से पूछा जाता है, वह भी देख लेते हैं। भारत दुर्दशा जिसका पहला क्या है, जिसका पहला है बीथी नाम से, बीथी। दूसरा किस नाम से है, शमशान, शमशान है, और टूटे फूटे मंदिर है, ठीक। तीसरा अंक क्या होता है, तीसरा अंक होता है मैदान। चौथा अंक क्या होता है हमारा, एक कमरा। कमरा किस प्रकार का है, कमरा है और अंग्रेजी ढंग से सुसज्जित है, उसमें मेज कुर्सियां लगी हुई हैं। पांचवा है हमारा किताब खाना, किताब खाना, ठीक। और कुल कितने सभ्यजनों की कमेटी है, 7 लोगों की कमेटी है, जिसमें एक सभापति है और 6 लोग हैं। 6 लोगों में कौन कौन है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, एक कवि है, एक एडिटर है और 2 देसी महानुभाव हैं, ठीक। और छठा अंक है हमारा गंभीर वन का मध्य भाग। छठा अंक क्या है हमारा, गंभीर वन का मध्य भाग। तो 6 अंक को ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा गया है। भारत दुर्दशा में महारानी विक्टोरिया की स्तुति है, एक बार की हम देख लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार किया जाए तो यह पहला राजनीतिक नाटक है, विचार प्रधान नाटक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1880, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। और यह नाट्य रूपक या इसको नाट्य या रासक नाटक भी कहते हैं, ठीक। नाट्य रूपक या लास्य नाटक भी कहते हैं इसको। इसमें कुल 6 अंक हैं। पहला स्थान बीथी, पहले ही मैं बता चुकी, ठीक। द्वितीय अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करता है और मूर्छित हो जाता है। और यह कौन सा है, इसमें यह जो है शमशान में आता है भारत, ठीक। रोता है और वहीं मूर्छित होकर गिर जाता है, किसमें, शमशान में, ठीक। और तृतीय अंक में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है, कौन, भारत दुर्दैव। और तीसरा अंक क्या बताया मैंने, तो तीसरा अंक मैंने बताया, आप बताइए कमेंट में, कमेंट भी करते चलिए आप लोग। तीसरा अंक कौन सा होता है, मैदान, जहाँ भारत की दुर्दशा को देखकर भारत दुर्दैव खुश होता है। और कौन सा है वो अंक, तो वह अंक है मैदान। चतुर्थ अंक में पुनः भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है, कौन, भारत दुर्दैव। किसके माध्यम से, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार, ये सभी के माध्यम से। और
चतुर्थ अंक हमारा किस नाम से है? चतुर्थ अंक जो है एक कमरा है। ठीक। पांचवा अंक में क्या होता है? 7 सभ्यजनों की कमेटी है। और 7 सभ्यजनों में अब कौन कौन है आप लोग मुझे बताएंगे। और षष्ठ अंक या छठा अंक जो है भारत भाग्य मूर्छित होता है और भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। भारत भाग्य अंत में देखेंगे कि हम कि कटार का आघात करते स्वयं भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि भारत भाग्य भारत को जगाता है जो कि मूर्छित है। दूसरे भाग में हम देख चुके हैं कि भारत मूर्छित होकर पड़ा है, भारत भाग्य उसको जगाता है लेकिन वो उठता नहीं है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्रण उपस्थित करना है। ठीक है। नाटकों का क्रम पूछा गया है यहाँ पर। नहुष किसका नाटक है? हमने अभी पढ़ा था, भीष्म शाहनी का नाटक है। लहरों का राजहंस, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश। ठीक। नहुष सबसे पहले क्या आएगा? आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, लहरों के राजहंस 1969 और 1977 जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। ठीक। हाँ ठीक। तो क्रम क्या होगा? तो उस हिसाब से हमारा पहला क्या आएगा? तो पहला हमारा आएगा आषाढ़ का एक दिन, फिर आएगा हमारा लहरों का राजहंस जो 63 में लिखा गया है, फिर आधे अधूरे, फिर नहुष। ठीक। अब पात्र को मिलान करना है, पात्रों का मिलान करना है। महाराष्ट्री, एक महाराष्ट्री था, तो एक महाराष्ट्री का जिक्र किस में आ रहा है? भारत दुर्दशा, मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक। धातुसेन जो कि सिंघल का राजकुमार है स्कंदगुप्त में। गोवर्धन दास जो कि है अंधेर नगरी में। शकटार जो है वह चंद्रगुप्त नाटक में है। ठीक। इस हिसाब से हम देख लेंगे, ये क्रम सही है। बहुत ही सरल सहज प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें दिखाना है ध्रुवस्वामिनी, राजश्री। तो सबसे पहला क्या है? राजश्री। तो वहाँ से देखा जाए तो हमारा 3 नंबर वैसे ही सही हो जाता है। ठीक। राजश्री सबसे अंतिम है, तो 3 किस में है? इसमें है। तो देख लेते हैं एक बार। राजश्री जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915, अजातशत्रु जिसका 1922, स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुवस्वामिनी जिसका 1933। ये सब विजय शंकर प्रसाद के नाटक हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसको क्रम से लगाना था। इसके अलावा अन्य जो नाटक है, कौन कौन से नाटक है? सज्जन जो कि 1910 में नाटक लिखा गया है। कल्याणी परिणय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, विशाख 1921 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, एक घूंट जो कि एकांकी है 1930 में लिखा गया है। और भारत और एक तरह से मैं कहूँ कि जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त जो कि 1931 में। ठीक। समस्या मूलक नाटक ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम अंधेर नगरी क्या है? अंधेर नगरी एक प्रहसन है। उसके बाद है अंधायुग क्या है? गीति नाट्य है। ठीक। ध्रुवस्वामिनी जो है एक समस्या मूलक नाटक है। और आगरा बाजार जो कि हबीब तनवीर द्वारा लिखित नाटक है, वह है एक लोक नाटक शैली। अंधेर नगरी प्रहसन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। अंधायुग गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। ध्रुवस्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1933 में लिखा गया। आगरा बाजार जो कि लोकनाट्य शैली में लिखा गया है। और किसका है ये? तो लोकनाट्य शैली में लिखा गया है और हबीब तनवीर का है। इससे भी कुछ प्रश्न बन जाते हैं। ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखना है, जितने भी नाटक लिखे हैं सभी को ध्यान में रखना है। जिसका कि आगरा बाजार का प्रकाशन वर्ष की बात करूं तो 1954 है, ध्यान में रखेंगे। ठीक। और एक तरह से व्यंग्य शैली में लिखा गया है यह नाटक। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा, मेरे पास पाणिनि
में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने के पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, कि किसकी बात पर कहा था कि मैं पानी में मेरे पास समय खपाने के लिए अभी समय नहीं है, सिर खपाने के लिए मैं भाषा ठीक करने के पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है और चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो यह वरुचि से जब वो चाणक्य बात करता है तब वो कहता है। ठीक, चंद्रगुप्त नाटक में वरुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पानी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने के पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, यह तो हम पहले ही जान चुके हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? सिंहरण, आम्भिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुवासिनी, ये सभी, एनिसाक्रिटीज, सेल्यूकस, ये सभी पात्र किसके हैं? तो ये सभी पात्र जो हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के हैं। प्रकाशन वर्ष में इसमें हमें खोजना है लाला श्रीनिवास दास के नाटक। तो इसमें प्रहलाद चरित्र और रणधीर प्रेम मोहिनी, ये दोनों ही नाटक लाला श्रीनिवास दास की हैं। ये 2025 में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट जून 2025 में। प्रहलाद चरित्र और रणधीर प्रेम मोहिनी, यह जो है लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे कौन? तो लाला श्रीनिवास दास। इनकी विशेष ख्याति क्यों है यह भी पूछा गया है। तो इनकी विशेष ख्याति नाटक और उपन्यासकार के रूप में है। ठीक, 1882 में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। और कार्तिकेतु नामक नाटक बाबू तोताराम का है। ठीक, किसका है? तोताराम का। भारतीय दूज का जो नाटक है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो हम देखते हैं कि आखिरी अंक में क्या कर रहा है भारत भाग्य, मूर्छित जो भारत है उसको जगा रहा है। जब नहीं जगता है तो क्या करता है वह? भारत के सीने में आघात नहीं करता है, वो भारत भाग्य अपने सीने में आघात करता है, भारत को जगाता है। ठीक, जब नहीं जागता है तो अपने सीने में आघात करके प्राण त्याग देता है। आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसमें कुल 6 अंक है। यह सब तो आप लोग को अब कंठस्थ हो गया होगा। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी तो यह भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित क्या है? एकांकी। ठीक, उनके द्वारा अन्य जो लिखित है मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार, ये सभी एकांकियां हैं भगवती चरण वर्मा की। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित महत्वपूर्ण एकांकी कौन कौन सी हैं? तो मैंने बताया था पहले ही, जोक, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की, ये सभी उनके महत्वपूर्ण एकांकी हैं। इसके अलावा राम कुमार वर्मा का भी महत्वपूर्ण एकांकीकार के रूप में नाम आता है। तो रेशमी टाई, ये उनके प्रमुख एकांकी संग्रह हैं। ठीक, करबला जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और आप सभी को जानकारी होगी कि प्रेमचंद के द्वारा लिखित नाटक है क्या? करबला। 1928 में लिखा गया है। कब लिखा गया ये करबला नाटक? 1928 में। और किस प्रकार का नाटक है? एक ऐतिहासिक नाटक है। ठीक, और इसके अलावा करबला के अलावा संग्राम भी इनका एक नाटक है। और संग्राम जो है ये सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। करबला ऐतिहासिक नाटक और संग्राम ये सामाजिक विघटन प्रधान नाटक। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है तो हत्या के बाद, डॉक्टर, नवप्रभात, ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। जबकि अंधी गली उनका नाटक नहीं है। ठीक, अंधी गली क्या है, किसका है? तो अंधी गली जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। ठीक, हत्या के बाद, अब और नहीं, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी दोनों।
डॉक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, श्वेत कमल और सत्ता के आर पार, ये सभी उपेंद्रनाथ, ये सभी नाटक जो है किसके हैं, तो यह है विष्णु प्रभाकर के। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है, तो औरंगजेब की आखिरी रात जो है यह रामकुमार वर्मा की एकांकी संग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। पृथ्वीराज की आंखें, ये सभी इनके प्रमुख एकांकी यहाँ बताए जा रहे हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, दीपदान, सप्तकिरण, चारुमित्रा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे रजत रश्मि, विभूति, रूपरंग, ऋतुराज, इंद्रधनुष, ये सभी रामकुमार वर्मा के नाटक हैं। कौन किशोरीलाल वर्मा का नाटक नहीं है, किशोरीलाल वर्मा का नाटक एक्चुअली है, जो किशोरीलाल वर्मा द्वारा लिखित है, तो वह कौन सा है, तो मयंक मंजरी जो है वह किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है, ठीक, जो कि कब 1891 में लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी ने। इनके अन्य नाटकों में ने कौन कौन से हैं, परिणयनी परिणय, चौपट चपेट, जब कि चंद्रावली एवं प्रेम जोगिनी, ये किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये किस प्रकार के हैं, तो यह जो है अनृत नाटक है। तप्ता संवरण, ये श्रीनिवास दास का है, ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा गया है। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था, किसका नाम था, तो प्रेम जोगिनी का नाम था। क्या, प्रेम जोगिनी का पहला नाम क्या था, काशी के छायाचित्र या दो फटे भले बुरे फोटोग्राफ। इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में पहला नाम पहली बार प्रकाशित हुआ था, किस नाम से, तो दो भले बुरे फोटोग्राफ नाम से प्रकाशित हुआ था। दुखिनी बाला, बहुत बार पूछा गया है कि दुखिनी बाला जो है किसका नाटक है, तो दुखिनी बाला जो है राधा कृष्ण दास का नाटक है, और कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। इसका नाम विधवा विवाह नाटक था, पहले इसका नाम क्या था, तो विधवा विवाह, किसका, दुखिनी बाला का, जो कि किसके द्वारा रचित नाटक है, तो राधा कृष्ण दास के द्वारा रचित नाटक है। इसमें श्याम माँ भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखिनी बाला में सरला विषपान तथा आत्महत्या कर लेती है। इनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं, पद्मावती, महाराणा प्रताप, और इनके उपन्यास जो हैं वो कौन कौन से हैं, राधा कृष्ण दास के प्रमुख उपन्यास, आपने सुना ही होगा इनके प्रमुख उपन्यास, निस्सहाय हिंदू बहुत प्रसिद्ध है उपन्यास है इनका, ठीक। हिंदू की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण हमें मिलता है निस्सहाय हिंदू रचना में, ठीक। और इसके अलावा जो हम पढ़ चुके थे कि भारतेंदु ने सती प्रताप जो उनका नाटक था वह क्या था, अधूरा रह गया था, तो उसको पूरा किसने था, तो उसको पूरा किया था राधा कृष्ण दास ने ही। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखने योग्य है। आगे चलते हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, भारत सौभाग्य नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत सौभाग्य जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, कई बार पूछा गया है। भारत सौभाग्य किसका है, तो भारत सौभाग्य जो नाटक है वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित है और 1888 में लिखित नाटक है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है, रसोई घर में प्रजातंत्र, इसका क्या हो जा रहा है ये, रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी किसकी है, रसोई घर में प्रजातंत्र एकांकी किस प्रकार की एकांकी है, तो यह व्यंग्य प्रधान एकांकी है, ठीक। और किसकी है, तो विष्णु प्रभाकर की है, ध्यान में रख लेंगे, पूछा गया है और संभावना है कि पूछ लिया जाए। रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर के। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार शरद की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी, जो उनकी ख्याति का प्रसिद्ध आधार बनी।
इनकी अन्य एकांकियाँ कौन कौन से हैं? प्रकाश और परछाई, क्या हुआ दोषी था, 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं, ये दरारें, ये पूछा नहीं जाएगा। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो आनंद रघु नंदन को माना जाता है। हिंदी साहित्यकार के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। ध्यान में रख लेंगे, किसको मानते हैं? आनंद रघुनंदन को मानते हैं। और किसका नाटक है? तो यह विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित नाटक है। कौन कौन मानता है? बच्चन सिंह मानते हैं और आचार्य शुक्ल मानते हैं। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है, जबकि शकुंतला नेवाजी द्वारा लिखित नाटक है। ठीक, जीवन काल की दृष्टि से हमें बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो भुवनेश्वर, जिनका जन्म हुआ है 1910, मोहन राकेश 1925, सुरेंद्र वर्मा 1941 और मीराकांत 1958। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ रहना मना है नामक कहानी संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है, यहाँ नहीं रहना है तुमको, निकलो अंदर से। ठीक, तो ये किसका है? तो ये ममता कालिया का क्या है? नाटक संग्रह है। ध्यान में रख लेंगे। हाँ, क्या है? महिला कथाकार का है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ रहना मना है ममता कालिया द्वारा लिखित जो नाटक है उनका संग्रह है। और इसके साथ ही आप ना बदलेंगे, ये इनका नाटक संग्रह है, नाटक है। आप ना बदलेंगे इसलिए यहाँ पे मत रहिए, इससे क्रम से ध्यान में रख पाएंगे। ठीक है। ममता कालिया कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत है। लगभग 2017 में ममता कालिया को इनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए क्या प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी कृत रचना है कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर। ये सभी जरूरी नहीं है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वही चीज़ें देखेंगे। निम्न में से वह कौन सा, यहाँ पे गलत युग्म देखना है। ठीक, तो यहाँ पे असंगत युग्म कौन सा है? तो वह है सी नंबर, असंगत है। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुद्राक्षस और राधा कृष्ण दास का दुखिनी सुखी, दुखिनी बाला हम पढ़ चुके हैं। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखने योग्य है। इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? ठीक, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सत्य प्रताप जो कि अधूरा था, जिसको किसने पूरा किया था? राधा कृष्ण दास ने। और तो हम हटी हम्मीर यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जो कि प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। हटी हम्मीर जो कि प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है, कई बार यह भी पूछा गया है। ठीक, तो ध्यान में रख लेंगे। इसके साथ ही गो संकट, जुआरी खुआरी, संगीत शाकुंतला, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं। नाटक एवं नाटककारों को सम्मिलित करना है इसमें। ठीक, तो अभंग गाथा किसकी है? अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का। वायरस राजेश जैन। और ईना की आवाज़ क्या है? एक बार मैं देख लेती हूँ, ब्लर हो गया है थोड़ा सा। इन्ना की आवाज़ किसकी है? असगर वजाहत की। ठीक, भारत दूरदर्शा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो भारत दूरदर्शा को नाट्य रासक माना जाता है। ठीक है। और वैदिकी हिंसा न भवती, यह क्या है? तो वैदिकी हिंसा न भवती यह प्रहसन है।
विशस्य विषमौषधम यह क्या है? भाण है। प्रेम जोगिनी नाटिका है। नील देवी गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन है। और सती प्रताप पौराणिक नाटक है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है यह कथन। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम, यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र सकराज का है। और कौन कौन से कथन प्रसिद्ध है जो कि ध्रुव स्वामिनी में? तो वह है यौवन तेरी चंचल छाया। कौन गाता है? तो कोमा गाती है, सकराज की पत्नी है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देती है। कौन कहता है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है, चंद्रगुप्त। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्री को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। कौन कहता है? ये ध्रुव स्वामिनी कहती है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो स्त्री पात्र हैं उनको सशक्ति प्रदान की है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। किसने कहा था? तो इनकी अकेली प्रतिभा ने, तो वह कौन ही कह सकता है? सबसे प्रसिद्ध आलोचकों में रामचंद्र तिवारी। बहुत ब्लर हो गया है, बस मैं एक बार पढ़ देती हूँ, ध्यान में रख लेंगे। क्या कहते हैं कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की। ठीक, रामचंद्र तिवारी का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान में रखने योग्य है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो यह कथन चंद्रगुप्त का स्वयं का कथन है। ठीक, जो कि 1931 में लिखा गया है यह नाटक। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है? तो वह कौन सा पात्र है? युत्सु है। अच्छा, माफ कीजिएगा, अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है वह अश्वत्थामा है। ठीक, अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य अश्वत्थामा, युत्सु नहीं, ध्यान में रखेंगे, अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का एक गीति नाट्य है। यह महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित नाट्य है। इसमें युद्ध के बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग के पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, घृतराष्ट्र, कृतवर्मा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक ही रात में की थी? तो कहा जाता है कि भारतेंदु ने अंधेर नगरी की जो रचना है वह एक ही रात में की थी, और साथ ही उसी दिन उसका मंचन भी हुआ था। दशाश्वमेध घाट पर उसका मंचन भी किया गया था। ठीक, और ये माना जाता है कि जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए उन्होंने यह नाटक लिखा था। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? तो ये भारतेंदु की नील देवी की पंक्ति है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए। ठीक, अब हम और वैदिक की हिंसा न भवती जो कि 1873, भारत दुर्दशा 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंद्रावली 1876, नील देवी 1881, ये सभी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं आज अपने क्लास को। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की वीडियो को करेंगे। तब तक के लिए कैसा लगा आप लोग को वीडियो ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय।